नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्लीज आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है मैम गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग नहीं हो रही है, ठीक है। एक कहावत कही जाती है कि जब जागो तब सवेरा, लेकिन अभी हम गुड मॉर्निंग नहीं विश कर सकते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा ही चल रहा होगा। तो प्लीज एक बार आप सभी लाइव आ जाएंगे, फटाफट सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन आ गया है। हमारे साथ आ गए हैं प्रेम ब्यूटी यादव, उसके बाद संजना, नेहुल, रेखा, धीरू, औरेंद्र, ज्योति कश्यप, उसके बाद में रेखा कुमारी। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि कल मैंने आपसे गांधी युग से पहले की कुछ बातें की थी और आज हम पढ़ेंगे आपका गांधी युग। 1919 से 1947 के बीच में गांधी युग रहता है। गांधी युग में आपको जब सॉरी जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें बहुत सारी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जिसमें आपने इतिहास में जिसके बारे में आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो अब आप पढ़ लेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग आपका चैप्टर होने वाला है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा प्यारे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे बात करती हूँ गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी, सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि इनको जो है महात्मा क्या था। तो महात्मा प्यारे बच्चे इनकी उपाधि है और ये उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने दी थी ये उपाधि इनको? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और कब दी थी? तो चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद। चंपारण सत्याग्रह में सफल नेतृत्व के बाद, सत्याग्रह में सफल नेतृत्व के बाद प्यारे बच्चे, आज की क्लास में मैं आपको चंपारण सत्याग्रह भी पढ़ाऊंगी कि आखिर चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह, जो कि भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है, उसको क्यों शुरू किया गया। आप क्या मैम आज आप क्यूट लग रहे हैं। थैंक यू काजल, आपका बहुत धन्यवाद। और भाई कल एक बच्चे ने जो है, जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक बच्चे ने कल मैसेज किया है कि मैम आपका जो टीचर है वो बहुत अच्छे रहे होंगे और उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। बेटा अगर आपका ऐसा मानना है कि मेरे टीचर ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो मैं अपना पूरा बेस्ट आपको दे रही हूँ। जितना कंटेंट मैं आपको दे सकती हूँ उतना ज्यादा देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको कभी हिस्ट्री और पॉलिटी में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा आगे की बात। यहाँ पे सभी लोग मुझे पता है क्लास में है बेटा, लेकिन सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है तो आप गुस्सा नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में। ये बहुत पूछा जाता है। और 2 अक्टूबर का डे आप जानते हैं कि इस दिन गांधी जयंती होती है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चे इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। आगे अगर हम बात करते हैं तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जी और प्यारे बच्चे ये कहां पर? राजकोट में दीवान थे। ठीक है, आपके इनके पिताजी जो हैं, मतलब गांधी जी आपके जो है मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। राजकोट के दीवान, ठीक है, राजकोट के दीवान, मिडिल क्लास फैमिली से थे, अपर मिडिल क्लास से नहीं थे। एक तो होती है मिडिल क्लास, एक होती है अपर मिडिल क्लास। तो ये कहां से थे? ये केवल मिडिल क्लास फैमिली से थे, अपर मिडिल क्लास फैमिली से ये नहीं थे। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है। अगर हम माता इनकी मदर की बात करें तो उनका नाम है पुतलीबाई और इनकी पत्नी की बात करें तो इनका नाम है कस्तूरबा गांधी। प्यारे बच्चों, जो कस्तूरबा गांधी हैं, इनके साथ गांधी जी की जब शादी हुई थी तो कस्तूरबा गांधी जी की उम्र कितनी थी? कस्तूरबा गांधी जी की शादी के समय उम्र कितनी थी? शादी के समय उम्र, तो आप लिखेंगे कि केवल 9 साल की थी। इनकी एज कितनी थी? केवल 9 वर्ष की थी। 9 वर्ष में तो अभी हम लोग खुद को नहीं संभाल पाते। इस एज में गांधी जी के साथ इनकी शादी हो गई थी। ठीक है,
इस एज में क्या हो गया था, मैम आपने मेरा टेलीग्राम पर भी रिप्लाई नहीं दिया। प्यारे बच्चे, अगर आपने पर्सनल मैसेज किया होगा तो नहीं दिया होगा, अगर आपने ग्रुप में किया होगा तो जरूर दिया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार कि आज आप लोग जो है मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं और जो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद आपका। अब पढ़ लो, ठीक है, अब बातें हो गई, मस्ती हो गई, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो कस्तूरबा गांधी जी है, इनकी शादी गांधी जी के साथ 9 साल की उम्र में हुई। गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये सब किसके बेटे हैं? देवदास, आपके ये देवदास मूवी के देवदास नहीं बता रही हूं मैं, इनके बेटे का नाम है देवदास। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे इनके 5वें पुत्र यानी कि इनके जो 5वें बेटे हैं, जो कि आपका इन्होंने बेटे का दर्जा दिया था, जमना लाल बजाज। प्यारे बच्चे, ये इनके सगे बेटे नहीं हैं, ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने इन्हें अपने पुत्र का दर्जा दिया था। गांधी जी ने इन्हें अपने पुत्र का दर्जा दिया था, अपने पुत्र का दर्जा, यानी केवल अपना पुत्र माना था। और ये कौन थे जमनालाल बजाज? तो प्यारे बच्चे, ये आपके एक उद्योगपति थे, एक इंडस्ट्रियल थे, उद्योगपति थे, और साथ साथ आपके स्वतंत्रता सेनानी भी थे। स्वतंत्रता सेनानी और उद्योगपति थे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। आपके इनके 5वें पुत्र का दर्जा पाने वाले ये व्यक्ति थे, और गांधी जी को ये बहुत मानते थे, और गांधी जी भी इन्हें बहुत मानते थे, इसलिए गांधी जी ने इन्हें अपने 5वें पुत्र का दर्जा दे दिया था। ठीक है, कैमरा अलग सा लग रहा है, कैमरा अलग सा इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मैं अपने स्टूडियो में क्लास नहीं ले रही हूँ, कुछ टेक्निकल इश्यू हो गई है मेरे स्टूडियो में। ठीक है, क्लियर ये नहीं है, क्लियर वही वाला कैमरा है, क्लियर ये नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है कि ये ज्यादा क्लियर है, लेकिन क्लियर वो वाला है। चलो ध्यान देते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब देखो, उसके बाद प्यारे बच्चे, गांधी जी की शादी की बात हो रही है कि शादी कब हुई, तो गांधी जी की शादी 1882 में हुई। और गांधी जी की उम्र क्या थी? गांधी जी की शादी के समय उम्र क्या थी? इनकी उम्र थी 13 वर्ष। आप निकाल सकते हो, 1869 में इनका जन्म हुआ है और 1882 में इनकी शादी, तो उस हिसाब से कितनी एज हो गई? 13 ईयर्स। फिर प्यारे बच्चों, 1888 में यानी शादी के 6 साल बाद ये लंदन पढ़ने गए, और क्या बनने गए थे? बैरिस्टर। हम आपने 3 वर्ड सुने होंगे, मैं आज आपको डिफरेंस बताती हूं। एक वर्ड आपने सुना होगा वकील, जिसे आप कहते हैं एडवोकेट। ठीक है, नहीं, वकील जिसे आप कहते हैं लॉयर, एडवोकेट नहीं। ठीक है, जिसे आप कहते हैं लॉयर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक वर्ड आपने सुना होगा अधिवक्ता, जिसे आप कहते हैं एडवोकेट। और एक वर्ड अभी आप पढ़ रहे हैं बैरिस्टर। अब आप इन तीनों को एक समझते हैं, लेकिन बेटा ये तीनों अलग अलग हैं। वकील की बात करूं तो जिसके पास एलएलबी की डिग्री होती है, जो भी एलएलबी पास कर लेता है, एलएलबी की डिग्री ले लेता है, वो सब आपके वकील कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वकील कहलाते हैं। और अगर अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चे, जो अधिवक्ता होता है, जो आपका एडवोकेट होता है, जिसके पास में बार काउंसिल, ठीक है, बार काउंसिल, बार शराब पीने वाले बार की बात नहीं कर रही हूं मैं, बार काउंसिल की बात कर रही हूं, जहां से आपको क्या मिलता है? एडवोकेसी का लाइसेंस मिलता है। जिसके पास ये बार काउंसिल का लाइसेंस होता है, यानी कि जो अब कैपेबल हो चुका है कोर्ट में केस लड़ने के लिए, उसे हम कहते हैं एडवोकेट। उसे हम क्या कहते हैं? एडवोकेट कहते हैं। ठीक है, ठीक है जागृति जी, ठीक है चलिए आगे। उसके बाद बैरिस्टर की बात करते हैं, तो प्यारे बच्चे, जो लंदन पढ़ाई करने जाते हैं, लंदन पढ़ाई करने जाते हैं वकालत के लिए, लंदन पढ़ाई करने जाते हैं किस चीज के लिए? वकालत के लिए, उनको हम बैरिस्टर कहते हैं। तो तीनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है, आज से तीनों को एक मत कहना, तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है जी वसुदेव जी, आगे देखिए। नेक्स्ट हम यहां तक बात कर चुके हैं कि ये लंदन चले गए बैरिस्टर बनने के लिए, यानी कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए जो लंदन जाता है उसे हम बैरिस्टर कहते हैं।
अब प्यारे बच्चे जब ये लंदन गए तो 1891 में लंदन से वापस आए। ध्यान से सुनना, मैं कहां से वापस आने की बात कर रही हूं, लंदन से, साउथ अफ्रीका से नहीं, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो भी ये गए नहीं है। साउथ अफ्रीका अब जाएंगे, फिर 1915 में वापस आएंगे। लंदन से वापस कब आए हैं प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे कि लंदन से वापस आए हैं मैम 1911 में। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि ये आपके मिडिल क्लास फैमिली से थे, और मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी क्या सोचते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, पढ़ाई लिखाई में खर्चा कर देते हैं, फिर उनके बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अब अपने खर्चों का वहन खुद करें, यानी अपने खर्चे खुद उठाएं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, गांधी जी को भी अब चिंता होने लगी कि उन्हें काम चाहिए था। अभी गांधी जी के जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल क्या है, एक नौकरी लेना, और नौकरी लेकर अपने परिवार के खर्चे को उठाना, ये उनके जीवन का उद्देश्य है। लेकिन उनके जीवन का उद्देश्य कब बदलेगा, जब वो साउथ अफ्रीका जाएंगे, वहां उनके जीवन के उद्देश्यों में परिवर्तन आएगा। अभी वो केवल एक आम आदमी की तरह सोच रहे हैं कि अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मेरे पास डिग्री है, और अब मुझे क्या चाहिए, काम चाहिए। तो उनको काम मिलता है, और काम क्या मिलता है, 1893 में, सॉरी यहाँ पे 1891 होगा, मैंने 1811 बोल दिया, गलती होगी मुझसे। अगर मैंने गलती से 1911 या 1811 बोला हो तो गलती हो गई है बेटा। 1891 में लंदन से वापस आए। फिर 1893 में प्यारे बच्चे ये दक्षिण अफ्रीका गए शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। देखो अब शेख अब्दुल्ला कौन है, शेख अब्दुल्ला जो हैं वो जहां गांधी जी जहां के थे वहीं के शेख अब्दुल्ला थे, और इनको एक वकील की जरूरत थी, क्योंकि ये आपके क्या करते थे, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार, तो इनके केसेस होते थे, इनके मामले होते थे कुछ ऐसे जिसके लिए इन्हें एक वकील की जरूरत थी। तो इन्होंने गांधी जी को देखा, और गांधी जी को ये जानते थे कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो इन्होंने गांधी जी से कहा कि आप मेरा मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका जाओ, और साउथ अफ्रीका आओ, लेकिन साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं कि आपको अकेले आना है, आप पूरी फैमिली को लेकर आ सकते हो। आपका यहाँ पे खाने का, रहने का, हर चीज का इंतजाम हो जाएगा, और साथ साथ आप इतना कमा सकते हो कि आप अपनी फैमिली का खर्चा उठा पाओ। अब गांधी जी को किसकी जरूरत थी, काम की, और अब्दुल्ला को किसकी जरूरत थी, एक वकील की। तो गांधी जी राजी हो गए। गांधी जी प्यारे बच्चे दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे, तो शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो एक दिन ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, और प्रिटोरिया जब जा रहे थे तो सेंट पीटर्स मारिट्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें धक्का दे दिया गया। ये बहुत पूछा जाता है, और यहीं से गांधी जी के जीवन के उद्देश्यों में परिवर्तन आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, क्या आएगा, यहां पे आपका प्यारे बच्चों गांधी जी के जीवन में एक परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब ये आपके डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो इन्होंने फर्स्ट एसी की टिकट ली थी, और जिस समय आपको एक चीज मैं लिखकर बता देती हूं कि जब गांधी जी, इधर लिखती हूं, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गए, तो उस समय वहां पर नस्ल भेद या रंग भेद, ठीक है, यानी कि कलर डिस्क्रिमिनेशन की नीति चल रही थी। और ये कलर डिस्क्रिमिनेशन या नस्ल भेदभाव क्या था, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ये किस चीज के लिए था, तो यहाँ पे काले और गोरे में डिस्क्रिमिनेशन, काले और गोरे में भेदभाव। काले मतलब इंडियंस और गोरे मतलब आपके अंग्रेज। यहाँ पे इन लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। अब गांधी जी ने क्या किया, अब गांधी जी को तो ये सब पता नहीं है। गांधी जी ने फर्स्ट एसी का टिकट लिया और वो ट्रेन में बैठ गए, जबकि इंडियंस को फर्स्ट एसी में बैठने की परमिशन ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बैठ गए।
अब जब वो बैठे तो वहां पे एक व्यक्ति आया, जैसे कि आपके क्या कहते हैं, कुली वगैरह जो होते हैं या जो सेल्समैन होते हैं ट्रेन में सामान देते रहते हैं, तो उन्होंने कहा, उसने कहा गांधी जी से, अरे आप यहाँ क्यों बैठे हैं? गांधी जी ने कहा, क्यों बैठे हैं मतलब, मेरे पास पास है, टिकट है, मैंने टिकट खरीदा इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। तो उसने कहा, नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, और आप जो है उठकर चले जाइए, अभी अंग्रेजी ऑफिसर आएंगे और वो आपको उठा देंगे। तो गांधी जी कहते हैं, ऐसे कैसे उठा देंगे भाई, मेरे पास टिकट है, मैंने पैसे दिए हैं और इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूं, मेरा अधिकार है यहाँ पर बैठना। उसने बहुत समझाया लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी जी वहां से नहीं उठे। थोड़ी देर में अंग्रेजी ऑफिसर्स आए और उन्होंने कहा, है यू इंडियन, आप यहाँ, तुम यहाँ कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा, मेरे पास पास है भाई, टिकट है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूं। तो फिर गांधी जी से उनकी बहस हुई। अब उन्होंने गांधी जी को कहा कि उठो, गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं उठूंगा, मेरा अधिकार है यहाँ पर बैठना। तो अंग्रेजों ने उन्हें उठाया और प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो सेंट पीटर्स मारिट्सबर्ग स्टेशन है, इस पर गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया, उन्होंने नीचे फेंक दिया ट्रेन से। और गांधी जी ने इस चीज को कई जगह पर, जब बार बार उनके साथ इस तरह की चीजें हुई और लोगों के साथ इस तरह की चीजें हुई, तो उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया कि मुझे इस भेदभाव को खत्म करना है, ये जो रंग भेदभाव यहाँ पे है उसे मुझे खत्म करना। और बेटा, साउथ अफ्रीका में उस समय जो लोग इंडियंस थे वो रहते थे, तो उन्हें अपने साथ एक पेपर दिया जाता था, एक डॉक्यूमेंट होता था, वो हमेशा उनको अपनी पहचान के लिए रखना पड़ता था अपने पास, केवल इंडियंस को, अंग्रेजों को कुछ नहीं रखना पड़ता था। तो गांधी जी ने उसका भी विरोध किया कि हम क्यों रखें, हमारी अपनी पहचान है, हमें क्यों अपनी पहचान दिखाने के लिए कागज की जरूरत हो रही है। तो गांधी जी यहाँ पे लगातार विरोध करेंगे अब चीजों का, और यहाँ पे फिर वो एक फिनिक्स आश्रम बनाएंगे, अखबार निकालेंगे, लोगों को अंग्रेजों की सरकार की, अंग्रेजी सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये सारे काम गांधी जी किसमें करेंगे? सारे के सारे काम गांधी जी साउथ अफ्रीका में करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो गांधी जी, हाँ बेटा, चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया था, ठीक है, मारिसबर्ग स्टेशन आया था, मतलब चलती ट्रेन का मतलब ऐसा है कि जो ट्रेन मतलब जा रही थी, सफर चल रहा था, ऐसा नहीं कि ट्रेन चल रही है और फेंक दिया, फिर तो गांधी जी मर जाते। जब ये मारिसबर्ग स्टेशन पे रुकी तो वहां स्टेशन पे इनको फेंक दिया गया। कहने का मतलब ये है, चलती ट्रेन से नहीं फेंकता, क्योंकि चलती ट्रेन से फेंकते तो जाहिर सी बात है कि गांधी जी मर सकते थे। नहीं, उन्होंने जब स्टेशन पे, तभी तो इस स्टेशन का नाम लिखा है सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग, चलती ट्रेन से नहीं, स्टेशन पर फेंका था। ट्रेन रुकी, गांधी जी को उठाया और स्टेशन से बाहर, मतलब ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया स्टेशन पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, जब इनके साथ ये घटना घटी तो इन्होंने 1894, ध्यान रखना, नटाल कांग्रेस की स्थापना की, और इसका उद्देश्य क्या रखा? नस्ल भेद को खत्म करना। नटाल कांग्रेस फाउंड टू एंड अपार्थेड, यानी आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि जो काले और गोरे में भेदभाव था, जो नस्ल भेद यहां पर चल रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन यहां पर साउथ अफ्रीका में चल रहा था, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किसकी स्थापना की? 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना। अब गांधी जी का केवल ये उद्देश्य नहीं है कि उन्हें केवल एक नौकरी चाहिए, नहीं, अब वो सही और गलत को जान गए। सही और गलत को जानकर उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे गलत को खत्म करना है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, और इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। और कई बार साउथ अफ्रीका में अंग्रेजी सरकार के तहत गांधी जी को प्रताड़ित किया गया, उन्हें मारा गया, कई बार उन पर अत्याचार किया गया, लेकिन गांधी जी ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। और बेटा, कभी भी इन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चले। इन्होंने हमेशा कहा हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के मार्ग पर चलकर हमें अपनी चीजों को आगे बढ़ाना है, अपनी मांगों को करना है। और ये सब गांधी जी ने अपने जीवन में किसी ना किसी से सीखा है। इन्होंने किस किस से क्या क्या सीखा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे देखिएगा।
आगे प्यारे बच्चे देखना यहाँ पर, फिर प्यारे बच्चों 1904 में इन्होंने यहीं पर फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की और कहां। तो ये स्थापना ये सब कहां कर रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका। अभी ये साउथ अफ्रीका की इनकी यात्रा चल रही है, साउथ अफ्रीका में की, नस्ल भेदभाव को खत्म करने के लिए फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और यहीं से इंडियन ओपिनियन अखबार चलाया। इंडियंस के ओपिनियन को इन्होंने इस अखबार के थ्रू यहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश की, आपके लोगों के विचारों को जाना और अखबार के द्वारा इन्हें प्रसारित करने की कोशिश की, ताकि लोग इंस्पायर्ड हों और आवाज उठाएं कि उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए और जब ये भारत वापस आए तो उस समय आपको मैंने बताया है पॉलिटी में कि 1914 से लेकर 1918 के बीच क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और गांधी जी की एंट्री होती है प्यारे बच्चों भारत में। इंडिया में गांधी जी की एंट्री होती है और कब हो रही है, 9 जनवरी 1915, और इस दिन गांधी जी भारत वापस आए थे और इसीलिए प्यारे बच्चे इस दिन हम मनाते हैं प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं इन गांधी जी के भारत आने की खुशी में। आगे, प्रथम विश्व युद्ध में लोगों द्वारा भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा गया, किसको, गांधी जी को। मैम ऐसा किसने कहा, तो आईएनसी, मैंने आपको पढ़ाया है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी के प्यारे बच्चों, जो आईएनसी है, इस आईएनसी के जो गरम दल के नेता हैं, गरम दल के नेता, उन्होंने कहा कि भैया एक व्यक्ति आया है जो अंग्रेजी सेना का साथ दे रहा है और भारतीयों को प्रेरित कर रहा है, इंस्पायर्ड कर रहा है कि आपको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। और इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने भारतीयों से आग्रह किया कि आपको इस अंग्रेजी सरकार का साथ देना चाहिए और अंग्रेजी सरकार का साथ देने के लिए आपको उनका युद्ध में साथ देना चाहिए। तो इन गरम दल के नेताओं ने कहा भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये एक ऐसा व्यक्ति आया है जो अंग्रेजी सरकार का पक्ष ले रहा है, भारतीयों को कन्विंस कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में वो ब्रिटिश सरकार का साथ दे। लेकिन यहां गांधी जी का कोई भी गलत मोटिव नहीं है, कोई गलत उद्देश्य नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से सुनिए। क्योंकि उन्होंने देखा कि जहां जहां अंग्रेजी सरकार ने बातों को माना है, सही बातों को माना है, वहां अंग्रेजी सरकार के साथ रहकर और लोगों ने उनसे आराम से अपनी जब मांगों को रखा है तो अंग्रेजी सरकार ने उनकी मांगों को माना है। तो गांधी जी का ये सोच था कि अगर भारतीय लोग इन लोगों का साथ देंगे तो उसके बाद ये भारतीयों की भी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन ये गांधी जी की गलत सोच थी, अंग्रेजी सरकार कभी ऐसा करने वाली नहीं थी। लेकिन अभी तो गांधी जी वापस आए हैं, उन्हें नहीं पता कि भारतीय राजनीति में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने एक सही सोचते हुए कि भाई आज हम इनका साथ देंगे तो कल हम अपनी मांगों को इनके सामने रखेंगे तो इन्हें हमारी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन गांधी जी गलत साबित हो जाते आगे चलकर। ठीक है, भगत सिंह जी कब आएंगे, वो भी आएंगे बेटा, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे गरम दल के नेता ने कह दिया, गरम दल के नेता तो इनके खिलाफ हैं अभी, क्यों, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि गांधी जी गलत हैं, ये तो अंग्रेजी सरकार का साथ दे रहे हैं, भारतीयों को कन्विंस कर रहे हैं कि इनका साथ दो, और भारतीयों ने दिया भी था साथ। अब यहाँ पे आईएनसी के गरम दल के नेता तो जो है गांधी जी से नाराज है, लेकिन खुश कौन होगा, ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार बड़ी खुश हुई, अरे वाह गांधी जी ने हमारा साथ दे दिया। अब यहाँ पे जब ब्रिटिश सरकार खुश हुई बेटा, तो इन्होंने क्या किया, देखो गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। क्यों दी गई ये उपाधि, क्यों खुश हुए अंग्रेज गांधी जी से, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए लोगों को कन्विंस किया था, लोगों को कन्विंस किया था। आप ध्यान रखिएगा, 1 मिनट रुकेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि लोगों ने साथ दिया था। ठीक है, आगे देखिए। अब प्यारे बच्चे फिर इन्होंने क्या किया, लोगों ने साथ दिया, लोगों का साथ दिया गांधी जी ने।
इन मतलब सॉरी अंग्रेजों का साथ देने के लिए लोगों को प्रेरित किया, तो अंग्रेजी सरकार खुश हुई और केसर हिंद की उपाधि दी। और ये जो उपाधि है गांधी जी कब वापस करेंगे, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये हुआ। अब देखो गांधी जी के राजनीतिक गुरु, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे ये इनके। और जब गांधी जी भारत वापस आए तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी से कहा कि अभी आप पूरे भारत का भ्रमण करो, 1 साल तक केवल ये जानने की कोशिश करो कि आखिर भारत में क्या चल रहा है। किसने कहा गांधी जी से? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, किसने कहा गांधी जी से? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि गांधी जी तभी भारत में आए हैं और उन्हें नहीं पता कि भारत में क्या चल रहा है, तो गांधी जी से आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टेटमेंट दिया कि आपको पहले भारत का भ्रमण करना चाहिए कम से कम 1 साल तक, और भारत की राजनीति में, भारत में क्या चल रहा है इसको जानने का प्रयास करो। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर प्यारे बच्चे इनके स्पिरिचुअल गुरु यानी कि आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो वो है आपके रायचंद्र। नाम याद रखिएगा। स्पिरिचुअल क्या होता है? जो आपका फिजिकल नहीं होते, जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, जैसे आत्मा, जैसे भगवान, जिसे आप परमात्मा भी कहते हैं, तो उनका ज्ञान, उन चीजों का ज्ञान कि आत्मा में, परमात्मा में, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनका जो ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये जो आध्यात्मिक शिक्षा इनको मिली वो किससे मिली है प्यारे बच्चे? रायचंद्र जी से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे देखिएगा फिर बेटा, आगे यहाँ पर क्या होता है। आगे प्यारे बच्चों अब देखिएगा यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो गांधी जी ने अपने जीवन में उतारी, वो कैसे। जैसे इन्होंने भूख हड़ताल की प्रेरणा यानी कि जो हंगर स्ट्राइक होता है, इसका जो इंस्पिरेशन है वो इन्होंने रस्किन से लिया। और रस्किन कौन था? ब्रिटेन का एक लेखक था, ब्रिटेन का लेखक। और रस्किन की बुक का नाम है अनटू द लास्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अनटू द लास्ट किसकी बुक है? रस्किन की। और ये जो बुक है इसमें रस्किन ने भूख हड़ताल के बारे में जिक्र किया है कि किस तरीके से आप अपनी बातों को भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक के द्वारा भी मनवा सकते हो। और प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि ये जो भूख हड़ताल है, ठीक है, ये जो भूख हड़ताल है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग गांधी जी, इसका प्रयोग गांधी जी, गांधी जी पहली बार अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन, सॉरी एक मिनट, मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान करेंगे। ये पढ़ाऊंगी मैं आपको पॉइंट, आंदोलन के दौरान करेंगे। ठीक है, तो भूख हड़ताल की प्रेरणा कहां से ली है? रस्किन से। कौन सी बुक है से प्रेरित हुए? अनटू द लास्ट। और आपके ये रस्किन कौन था? ब्रिटेन का लेखक। एक था प्यारे बच्चों आंदोलन, आंदोलन की प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन फॉर द मूवमेंट, ये ली है लियो टॉलस्टॉय से, कि अपनी बातों के लिए आंदोलन भी किया जा सकता है, प्रोटेस्ट भी किया जा सकता है, और उसके द्वारा अपनी बातों को दूसरे लोगों के सामने रखा जा सकता है। किससे सीखा इन्होंने? लियो टॉलस्टॉय से। और लियो टॉलस्टॉय की जब हम बात करते हैं तो इनकी बुक का नाम है वॉर एंड पीस। ठीक है, सॉरी एक मिनट, नहीं, लियो टॉलस्टॉय से केवल बुक इनकी नहीं है, आई एम सॉरी। हाँ, पुस्तक किया आपका, सॉरी, इनसे क्या प्रेरणा ली है? आंदोलन की। जैसे फिर इन्होंने आंदोलन भी किए, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। अब इसमें से सभी ने अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपको ध्यान रखना है, फिर अगर हम बात करें तो इनके एक पुस्तक है वॉर एंड पीस, और एक व्यक्ति है जिनका नाम है अन्ना कैरिना, ये इनकी बुक है और इनसे भी ये प्रेरित हुए थे। ठीक है, अन्ना कैरिना से। अब एक व्यक्ति और देखिएगा, थोरो। थोरो कौन है प्यारे बच्चे? थोरो है एक अमेरिकी लेखक, इसको लिख लेना।
थोरो एक अमेरिकी लेखक हैं, अमेरिकी लेखक, ठीक है। और इनसे क्या प्रेरणा ली है, इनसे गांधी जी ने क्या प्रेरणा ली है, कौन सी इंस्पिरेशन ली है यहां से गांधी जी ने, तो बेटा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या इंस्पिरेशन ली है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा किससे ली है, तो आप कहेंगे कि थोरो से। थोरो कौन है, एक अमेरिकी लेखक हैं, इनसे इन्होंने प्रेरणा ली है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, अब देखो यहां पे मैं सही बता रही थी, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसको हम अलग लिख देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कि लियो टॉलस्टॉय, इसी की बुक है ये, वॉर एंड पीस। और जो अन्ना कैरिना है, इनसे भी गांधी जी प्रभावित थे, इनसे भी गांधी जी प्रभावित थे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव इनका किस पर, किस किसका पड़ा है, तो प्यारे बच्चे रस्किन, लियो टॉलस्टॉय और आपका थोरो, इन तीन लोगों से गांधी जी ने, जैसे रस्किन से भूख हड़ताल, थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन, और प्यारे बच्चों लियो टॉलस्टॉय से इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा ली है। और ध्यान रखना, मैं दोबारा बोल देती हूं, लियो टॉलस्टॉय की बुक है वॉर एंड पीस। ये अन्ना कैरिना एक अलग व्यक्ति हैं, इनसे भी गांधी जी प्रभावित थे, लेकिन वॉर एंड पीस किसकी बुक है, लियो टॉलस्टॉय। बिल्कुल सही बोला था मैंने। मैम सेंटेंस थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है, आगे से बड़ा लिख दूंगी बेटा, ठीक है, आगे से थोड़ा बड़ा कर दूंगी, आगे से थोड़ा बड़ा कर दूंगी, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिएगा, आगे से थोड़ा बड़ा लिख दूंगी। अब इन्होंने क्या किया, 1915 में प्यारे बच्चे, फिर देखिएगा इन्होंने क्या किया, कोचरब गुजरात, ये वहां पर पहुंचे, कोचरब गुजरात में रहने लगे। लेकिन फिर 1917 में ये कोचरब गुजरात से साबरमती आश्रम आए, ये आश्रम बनाया गया, और इसके लिए पैसा देने वाले व्यक्ति थे अंबालाल साराभाई। यानी गांधी जी जब भारत में आए तो पहला निवास उन्होंने कहां किया, कोचरब गुजरात में। फिर वहां से प्यारे बच्चों वो कहां आ गए, साबरमती आश्रम, और ये कहां पड़ता है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में प्यारे बच्चों ये साबरमती आश्रम पड़ता है। और ये साबरमती आश्रम गांधी जी के लिए किसने बनवाया था, पैसा किसने दिया था, अंबालाल सारा भाई ने, अंबालाल सारा भाई ने, ठीक है। चलो, ये सारी कहानी हुई। अब इनका निवास स्थान बना, कहां कहां से क्या क्या प्रभाव इनको पड़ा, ये सब मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा जरा, आगे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बच्चा, आगे है आपका 1916 लखनऊ अधिवेशन, और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको बताया था कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए, ये आप ही मुझे बताएंगे। और मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपका गरम दल और नरम दल एक हो गया था। वॉर एंड पीस किसकी बुक है बेटा, बता तो दिया, वॉर एंड पीस, ये लियो टॉलस्टॉय की बुक है, इसकी, लियो टॉलस्टॉय की, अन्ना कैरिना की नहीं है, लियो टॉलस्टॉय की है, भी मैंने बताया है बार बार। तो लखनऊ अधिवेशन, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है, या नरम दल और गरम दल जो कि 1907 में विभाजित हो गए थे, 1916 में एक हुए। साथ साथ आईएनसी और मुस्लिम लीग भी इस अधिवेशन में एक हुए, और गांधी जी ने भी इस अधिवेशन में भाग लिया। अब इस अधिवेशन में एक घटना और भी पड़ी थी, ठीक है, एक घटना और घटी थी, और वो क्या थी, एक घटना और घटी थी, और वो क्या थी, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इसी अधिवेशन में, यहीं पर इन्हें दो व्यक्ति, इन्हें का मतलब यहां पे गांधी जी से है, गांधी जी,
यहाँ दो व्यक्ति और मिलने आए थे। यहाँ दो व्यक्ति मिले जिनमें से एक का नाम है राजकुमार शुक्ल और दूसरे हैं संत राउत। ध्यान से सुनना। और इन दोनों व्यक्तियों को किसने भेजा था यहाँ? पीर मोहम्मद यूनुस। एक मिनट, इन दोनों को, ये जो दोनों व्यक्ति हैं, इन्हें किसने भेजा था? पीर मोहम्मद यूनुस ने। पीर मोहम्मद यूनुस कौन है? तो ये प्यारे बच्चे चंपारण, यानी कि चंपारण कहां पड़ता है? बिहार में। तो ये चंपारण के हीरो कहे जाते हैं और ये चंपारण के किसान थे। और इन्होंने इन दोनों व्यक्तियों को भेजा लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलने के लिए कि जाओ भैया और जाकर किसानों की हालत बताओ। बहुत बढ़िया जिन बच्चों ने लिखा है अंबिका चरण मजूमदार, शाबाश बच्चों। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ये यहां पर अध्यक्ष हैं। और इन्हें इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी और संत राउत को भेजने वाले व्यक्ति हैं पीर मोहम्मद यूनुस, जिन्हें चंपारण का हीरो कहा जाता है। इन्होंने इनको भेजा और कहा कि भैया जाओ गांधी जी से मिलो और उन्हें जाकर हमारे यहाँ के किसानों की समस्या बताओ। समस्या क्या थी? अभी बताऊंगी। तो राजकुमार शुक्ल जो हैं गांधी जी से किस अधिवेशन में मिले? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के सामने राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के किसानों की समस्या को रखा और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते थे कि उनसे आकर किसी ने कुछ भी कहा और वहां चले गए, नहीं, वो पहले चीजों के बारे में पता करते थे और उसके बाद वहां पर आंदोलन के बारे में सोचते थे। जब गांधी जी ने पता करवाया तो उन्हें पता चला कि चंपारण की समस्या बिल्कुल सही है। और बेटा समस्या क्या थी? चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में बिहार में हुआ था। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह, भारत में प्रथम सत्याग्रह यही था, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का बिहार में प्रथम सत्याग्रह था। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि ये चंपारण आंदोलन आखिर क्यों हो रहा था। इधर देखना, चंपारण, चंपारण में क्या समस्या थी? तो बेटा यहाँ ये समस्या थी कि जो यहाँ पे अंग्रेजी सरकार थी वो चंपारण के किसानों से, यहाँ के जो किसान थे, किसानों से 3/20 भाग, 3/20 भाग जो उनके पास जमीन हुआ करती थी किसानों के पास, उस जमीन के 3/20 भाग पर, 3/20 भाग पर नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती, नील समझ रहे हो? जो आपका आता है 4 बूंदों वाला होता है उजाला, जिसे आप सफेद कपड़ों पे यूज करते हो, नील की खेती करवाते थे। और प्यारे बच्चे जबरदस्ती करवाते थे। और ये जो 3/20 भाग पर होती थी, इसी वजह से इसे क्या कहा गया? इसी वजह से, क्योंकि ये 3/20 पार्ट पर की जाती थी, इसीलिए इसे तिनकठिया पद्धति कहा गया, तिनकठिया पद्धति भी कहा गया। ठीक है, जबरदस्ती नील की खेती। तो मैम किसानों को क्या दिक्कत हो रही थी नील की खेती करने के लिए? क्यों आवाज उठा रहे थे किसान? क्योंकि बेटा जब किसान जो हैं नील की खेती करते थे तो उनकी जो और फसलें होती थी वो उसकी वजह से खराब हो जाती थी। क्योंकि नील की खेती क्या करती थी, उसके आसपास के जितने खेत होते थे उन सभी की नमी को ऑब्जर्व कर लेती थी और उनके किसानों की बाकी फसलें इस कारण बर्बाद हो जाती थी। दूसरा, किसानों को नील की खेती पैरों से करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से उनके पैरों में बीमारियां हो रही थी। बीमारी को भी वो इग्नोर कर दे, लेकिन इस नील की खेती की वजह से अन्य फसलें बर्बाद हो रही थी, किसान जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था। और गांधी जी को जब इस समस्या का पता चला कि बिल्कुल ऐसा ही है, तो गांधी जी चंपारण गए। अब गांधी जी के साथ साथ इस आंदोलन में और किस किसने भाग लिया? कुछ व्यक्ति जिन्होंने भाग लिया, किसमें?
इस आंदोलन में। कौन सा आंदोलन है? चंपारण आंदोलन, जिसमें एक व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एक व्यक्ति जेबी कृपलानी जी हैं, ठीक है, एक व्यक्ति ब्रिज किशोर प्रसाद हैं, एक अनुग्रह नारायण सिन्हा है, रामनाथी प्रसाद हैं। इन्होंने लिया और यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया? तीन कठिया प्रणाली समाप्त। गांधी जी ने कहा कि ये जो तीन कठिया प्रणाली है, यानी कि जो 3/20 भाग पर आप नील की खेती करवाते हो, नील की खेती, इसको बंद करो, ये आप नहीं करवा सकते। और गांधी जी ने इसे खत्म करवा दिया। और गांधी जी ने जब इसे खत्म करवाया तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी बड़े खुश हुए और उन्होंने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। जी हां, बंजर कर रही थी भूमि को। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे अब देखो यहाँ पे तीन कटिया यानी कि नील की खेती पर रोक, गांधी जी का सफल नेतृत्व हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि जब गांधी जी चंपारण आए थे तो गांधी जी उस समय कहां थे? तो गांधी जी कलकत्ता से चंपारण आए थे, ये भी इसमें लिखा हुआ है, आगे देखिएगा। वॉइस आवाज ठीक है? आवाज ठीक आ रही है? डबल साउंड आ रहा है, रुक जाइए एक बार, मैं एक बार ठीक कर देती हूं, 1 मिनट में ठीक कर देती हूं। वेट 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 बच्चों, वेट करेंगे। ठीक है, वेट कर लेंगे एक बार। अब बताइए, अभी ठीक है? अभी ठीक है बेटा, अभी पहले बताओ यस या नो, उसके बाद आगे बढ़ूंगी मैं। अभी ठीक है? चलो फिर ठीक है, चलो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ठीक है, अभी ठीक है ना? चलो ठीक है, फिर ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे अब क्या हुआ? नील की खेती पर रोक तो लग गई, लेकिन गांधी जी जब बिहार आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों में शिक्षा नहीं है, शिक्षा की बहुत कमी है, और शिक्षा की कमी के कारण यहाँ के लोग अपने लिए आवाज तक नहीं उठा पाते। उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ा जाता है, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास शिक्षा की कमी है, अपने अधिकारों को नहीं जान पा रहे हैं वो लोग। तो गांधी जी ने इस चीज की तरफ ध्यान दिया और लोगों को बोला कि अपने यहाँ शिक्षा को बढ़ावा दो। तो प्यारे बच्चों, बिहार में पहला स्कूल खोला गया, बहरवा लखन सेन गांव में बिहार में पहला स्कूल बना, और दूसरा स्कूल प्यारे बच्चों मधुबन में बना। अब गांधी जी देखो, कलकत्ता से बिहार गांधी जी 10 अप्रैल, पूरी डेट लिख लेना, 10 अप्रैल 1917 को पहुंचे। कब पहुंचे थे? 10 अप्रैल 1917 को। कहां से? कलकत्ता से बिहार। और 19 अप्रैल 1917 से चंपारण आंदोलन शुरू किया, यानी कि 9 दिन बाद। तो आंदोलन कब शुरू किया? कहां से चंपारण पहुंचे थे? चंपारण की क्या समस्या थी? समस्या किसने बताई थी? उनको समस्या बताने वाले लोगों को किसने भेजा था? कहां पर गांधी जी से मुलाकात हुई और किस तरीके से गांधी जी ने फिर इसको खत्म कराया? ये सब प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया। अगर यहां तक बात समझ आई है तो मुझे आपसे क्या चाहिए होता है? थम्स अप और स्माइली चाहिए होती हैं। अभी क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। मधुबन कहाँ है? सब बिहार में ही है बेटा, मधुबन, बहरवा, लेखन, ये सब बिहार में ही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे। आगे देखिए, आगे फिर यहाँ पे शुरू खत्म नहीं होती बात। अब यहाँ पे गांधी जी अगला आंदोलन करेंगे मार्च 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर, जो मैंने अभी बात की जब मैंने बताया कि भूख हड़ताल की प्रेरणा इन्होंने रस्किन से ली थी। अब वो मौका है जब गांधी जी यहाँ पर भूख हड़ताल का प्रयोग करेंगे। और आखिर ये आंदोलन क्यों हुआ? और दो चीजों में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अहमदाबाद वाला आंदोलन पहले हुआ था या खेड़ा आंदोलन पहले हुआ था। तो आज तुम्हें याद दिलाती हूं और कभी तुम भूलोगे नहीं। देखो, आप पढ़ते हो आ से अनार, आ से आम,
तो अ से अनार आपका पहले आता है और ख से खरगोश आपका बाद में आता है। तो जो पहले आता है मतलब अ से अनार पहले आता है तो अहमदाबाद आंदोलन पहले हुआ था, और ख से खरगोश बाद में आता है तो आपका खेड़ा आंदोलन बाद में हुआ था। क्लियर है बच्चों? अब देखो, मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल हुई। अब यहाँ पे हड़ताल का कारण क्या था? तो देखो ध्यान से सुनना। अहमदाबाद, ये तो पता ही है ना कहां पड़ता है? गुजरात में। अहमदाबाद कहां पर है? गुजरात में है प्यारे बच्चे। तो ये जो अहमदाबाद गुजरात में है, क्या हुआ था कि यहां पर प्यारे बच्चों एक बीमारी फैली। ध्यान से सुनना, एक बीमारी फैली थी और बीमारी का नाम था प्लेग। एक बीमारी फैली और बीमारी का नाम था प्लेग। और प्यारे बच्चों, प्लेग एक ऐसी बीमारी थी जो कि वायरस के थ्रू फैल रही थी। वायरस के थ्रू अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो क्या होती है? फैलती है। जैसे आपने अभी देखा था कि आपके देश में कोविड-19 यानी कि जिसे आप कोरोना कह रहे थे, एक ऐसी डिसीज फैली जिसकी वजह से लोगों को क्या किया गया? घरों में बंद रहने के लिए कहा गया, लॉकडाउन कर दिया गया। साथ साथ सारे जो काम है वो घरों से करवाने शुरू कर दिए ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। अब जब ये बीमारी फैली तो अहमदाबाद में जितनी भी मिलें थी, जितने भी मिल मजदूर थे, जितने भी आपके वर्कर्स थे, वो सब घरों में बैठ गए, क्योंकि भाई बीमारी है, लगेगी तो इंसान मर भी सकता है। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे एक लालच दिया और अंग्रेजों ने क्या कहा कि सुनो मजदूरों, अगर आप इस बीमारी के दौरान अगर आप इस बीमारी के दौरान भी काम करोगे, दौरान भी काम, ठीक है, अगर आप इस बीमारी के दौरान भी काम करोगे तो हम आपको क्या देंगे? 50% प्लेग बोनस। 50% प्लेग बोनस देंगे आपको, यानी कि जितनी आपकी सैलरी है उसका 50%, एक तो सैलरी हो गई आपकी पूरी और सैलरी का 50% हम आपको बोनस में देंगे। अब भाई कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें जरूरत थी, तो जब जरूरत थी तो लोगों ने अपनी जान पर खेलकर इस ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया। अब क्या हुआ? अब जैसे ही ब्रिटिश सरकार को तो आप जानते ही हो, मैं शुरू से पढ़ाती आ रही हूं, तुरंत अपनी बातों से फिर जाती है। जैसे ही क्या हुआ, ध्यान से सुनो, ठीक है? अब क्या हुआ? बीमारी खत्म हुई। जैसे ही बीमारी खत्म, जैसे ही बीमारी खत्म, तो अंग्रेजी सरकार ने क्या कहा? जब ये बीमारी खत्म हो गई तो अंग्रेजी सरकार ने कहा कि हम आपको 20% बोनस देंगे। 20% बोनस देंगे। और मजदूरों ने इसी के खिलाफ आवाज उठाई कि आपने 50% बोला था, हमने अपनी जान पर खेलकर, अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपके लिए काम किया है और आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना होगा, आपको हमें 50% बोनस देना होगा। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने देने से मना कर दिया। तो वहां पे जितने भी मजदूर थे सबने प्यारे बच्चों स्ट्राइक यहां पर शुरू कर दी। किसके खिलाफ? अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। और जैसे ही गांधी जी को इस आंदोलन के बारे में पता चला तो गांधी जी भी यहां पर आकर जुड़े और गांधी जी ने 35% बोनस पे इस आंदोलन को खत्म करवाया। अब पढ़िए, आपको समझ आ गया ना कि आंदोलन क्यों हो रहा था? अब आप पढ़िए, यहाँ पे क्या हुआ? प्लेग बीमारी फैली थी इस समय। प्लेग बोनस देने का ऐलान किया था अंग्रेजों ने, कितना? 50% मजदूरों को, कि जो मजदूर काम करेंगे उन्हें हम 50% बोनस देंगे। ठीक है? अब देखो, आंदोलन जो शुरू किया गया था वो अनुसुईया बेन ने किया। बाद में गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे। और गांधी जी जब इस आंदोलन से जुड़े तो देखो मजदूरों की मांग क्या थी? 50% मांग थी मजदूरों की, लेकिन 20% मिल मालिक उनको देना चाह रहे थे। तो गांधी जी ने दोनों के बीच समझौता कराया और 35% पर इन्होंने मजदूरों को मना लिया और फिर अंग्रेजी सरकार को 35% बोनस देना पड़ा। क्या देना पड़ा? 35% बोनस देना पड़ा। ठीक है, 35% बोनस पर यहां मान गए। तो ये आपका यहाँ पे आंदोलन, यहाँ पे भी सफल नेतृत्व हुआ। अब गांधी जी के बारे में चर्चा होने लगी।
लोग इनसे खुश होने लगे। अब देखो आगे, ऐसे ही नहीं माने, यहीं पर पहली बार गांधी जी ने, यहीं पर पहली बार भूख हड़ताल का, कितने दिन की भूख हड़ताल थी, 21 दिन का प्रयोग गांधी जी ने किया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, कि अगर तुम बोनस नहीं बढ़ाओगे, अगर तुम बोनस नहीं दोगे तो मैं हंगर स्ट्राइक करूंगा। और गांधी जी ने किया और अंग्रेजी सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा। तो ये पहला आंदोलन था गांधी जी का, जिसमें गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक, जिसकी शिक्षा गांधी जी ने रस्किन से ली थी। बेटा ध्यान रखना कि गांधी जी ने अपने जीवन में जो भी किसी से प्रेरणा ली, जिस चीज से वो इंस्पायर्ड हुए, जिन चीजों को उन्होंने पढ़ा, उन्हें अपने जीवन में भी उतारा। जैसे अगर हम कोई बातें करते हैं तो जैसे कई बार आप भी लिख देते हो, मैम ये सब किताबी बातें। हाँ बेटा, किताबी बातें हैं, लेकिन अगर आप उन किताबी बातों को अपने जीवन में उतार दोगे तो जीवन की एक दिशा अलग होती है। किताबों में लिखा है बड़ों का सम्मान करो, करना चाहिए। किताबों में लिखा है स्त्रियों का सम्मान करो, करना चाहिए। किताबों में लिखा है कि आपस में भाइयों की तरह रहो, तो रहना चाहिए। जिस दिन किताबी बातों को हम अपने जीवन में उतार लेंगे, उस दिन इस देश की दिशा बदल जाएगी। उस दिन यहाँ पे जाति और धर्म के नाम पर होने वाले दंगे खत्म हो जाएंगे, घरों में शांति हो जाएगी, रिस्पेक्ट हो जाएगी, आदर सम्मान की भावना एक दूसरे के प्रति जागरूक, मतलब एक दूसरे के प्रति हमारे मन में हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं करते। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। बेटा बोर्ड पे टाइम नहीं दिख रहा है, लेकिन क्लास लाइव चल रही है। टाइम अपने घर पे देख लो, अगर नहीं दिख रहा है तो। इतनी बड़ी बात थोड़ी है ये कि बोर्ड पे टाइम नहीं दिख रहा है। अगर टाइम नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि भाई मैम ने जो है शायद रिकॉर्ड कर दी हो क्लास ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है बेटे। ठीक है, लाइव क्लास है, इतना तो विश्वास रखो। आगे देखिएगा, उसके बाद प्यारे बच्चों आगे हम बात करते हैं। यहीं पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या होता है? इन्होंने कहा, किससे? मिल मजदूर, जो मिल मालिक थे, जो मिल के ओनर्स थे, वो ट्रस्टी भी होते हैं। तो उन्होंने कहा, सुनो भैया मालिकों, आपके पास जो ट्रस्टीशिप है, आप मिल्स के मालिक हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप मजदूरों के कल्याण के लिए काम करें, आप उनके वेलफेयर के लिए काम करें। यह भी ट्रस्टीज की ही ड्यूटी है। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के तहत मजदूरों के कल्याण के लिए काम करने की बात कही इन्होंने। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, खेड़ा आंदोलन गुजरात 1918, और ये आपका हुआ है जून 1918 में। ठीक है, वो मार्च में और ये जून में। अब ये खेड़ा आंदोलन किससे रिलेट करता है? दिमाग में घुसा लीजिए, किसानों से, किसानों से। और यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे जो कर लिया जा रहा था किसानों से, यहाँ पे जो टैक्स लिया जाता था, वो लिया जाता था 23%, यानी कि लगभग 1/4। अब किसान अभी तक टैक्स दे रहे थे, लेकिन क्या हुआ 1918 में प्यारे बच्चों, अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ेगा तो फसल तो होगी नहीं, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कहना था कोई अकाल वकाल नहीं पड़ा, टैक्स भरो, टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें। और इसी बात को लेकर किसानों ने इनके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। और इस आंदोलन में आपको ध्यान रखना है, यह आंदोलन किसानों के लिए किया गया था, और यहीं पर गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल मिले थे, और इसमें गांधी जी ने इस लगान को माफ करवाया था। गांधी जी ने यह कहा कि सुनो अंग्रेजी सरकार, तुम्हें क्या लगता है? और ध्यान रखना, मैंने बोला था ना कि गांधी जी यहाँ पे पहले पता करवाते थे कि बता देखो जाकर वहां पे सिचुएशन कैसी है। तो विट्ठल भाई पटेल आए थे यहाँ पर, और उन्होंने खेड़ा में देखा कि स्थिति खराब है, तो गांधी जी को इन्फॉर्म किया, और गांधी जी आकर फिर इस आंदोलन में शामिल हुए। और उन्होंने किसानों से एक शर्त रखी कि सुनिए किसानों, किसान भाइयों, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको हिंसा नहीं करनी है। अगर आपने हिंसा की तो मैं उसी समय इस आंदोलन को छोड़ दूंगा।
किसानों ने गांधी जी की बात मानी और गांधी जी को बताया कि हमसे 23% टैक्स लिया जा रहा है, जबकि हमारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तो गांधी जी ने ये कहा अंग्रेजी सरकार से, और अंग्रेजी सरकार ने पूरा प्रयास किया कि गांधी जी इस आंदोलन में ना पहुंचे, लेकिन गांधी जी इस आंदोलन में पहुंचे। और गांधी जी ने क्या कहा कि आपको क्या करना चाहिए कि अगर किसी के यहां उत्पादन हुआ है, अगर प्रोडक्शन हुआ है, तो आपको उत्पादन का 6% टैक्स लेना चाहिए। किससे? जिन किसानों के यहां फसलें हुई हैं, क्योंकि इतनी तो फसल ही नहीं हुई जितना आप टैक्स ले रहे हो। इतनी तो केवल फसल ही हुई है आप जितना टैक्स ले रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फसल हुई नहीं है, तो अगर प्रोडक्शन हुआ है तो 6% टैक्स लो। और जिनके यहां प्रोडक्शन नहीं हुआ, जिनके यहां पर उत्पादन नहीं हुआ, अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, तो उनके कर को आपको माफ करना पड़ेगा। और गांधी जी की इन दोनों शर्तों को अंग्रेजी सरकार को मानना पड़ा। यह आपको ध्यान रखना है। और प्यारे बच्चे, ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में गांधी जी के साथ और कौन कौन था? गांधी जी के साथ और कौन कौन था? देखूं अगली स्लाइड पे मैंने लिखा है क्या? नहीं, नहीं लिखा है। इसको पूरा कर लीजिए कि यहां पे गांधी जी के साथ और कौन कौन था। विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल प्यारे बच्चे इस आंदोलन में थे। नरहरि पारेख इस आंदोलन में थे। नरहरि पारेख, ठीक है, ये इस आंदोलन में आए थे। विट्ठल भाई पटेल, नरहरि पारेख और प्यारे बच्चे इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक, ठीक है। और आपके महादेव देसाई, महादेव देसाई और शंकरलाल बजाज, शंकरलाल बजाज, ये सब प्यारे बच्चों इस आंदोलन में गांधी जी के साथ आए थे। गांधी जी का साथ दिया था इन लोगों ने। और यहां बोला इन्होंने किसानों से कि आपको अब केवल 6% टैक्स देना है अगर आपके यहां प्रोडक्शन हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो अंग्रेजी सरकार उसे माफ करेगी। दोनों बातें मान ली गई और यहां पे गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल हुआ। भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रभाव बढ़ने लगा। एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है, और वो प्रश्न क्या है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या है? तो बेटा, मोहनदास करमचंद गांधी जी इनका पूरा नाम है। ये तो आपको भी पता होगा, ठीक है। आज के लिए क्लास को यहीं विराम देते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भाई ईमानदारी से स्माइली करके जाना। कल मैं आपको यहां से पढ़ाऊंगी रॉलेट एक्ट। कल मैं आपको बताऊंगी कि क्या था रॉलेट एक्ट और क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।